डियर स्टूडेंट, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया। उसमें हमने ये बताना था कि पहले हमने जो हमारे पास इक्वेशन थी हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था, आप उसको जनरल फॉर्म भी कह सकते हो। फिर उसमें पॉइंट आउट करना था कि ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बनती है, आया ये प्योर फॉर्म बनती है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर ये 2 है, उसमें इसने कहा गया कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना बाय फैक्टराइजेशन मेथड। स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लिखा दिया रहा 3 मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3 मेथड होते हैं आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। नंबर 1 बाय फैक्टराइजेशन मेथड, नंबर 2 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड नंबर 3 बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ पे आपके पास बाय आता है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें उसने कहा कि आपने जितने भी क्वेश्चन इसके पार्ट हैं आपने इनको बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। और इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 3 इसका जो लास्ट पार्ट है उसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है। फिर हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन होंगे उनको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करना है। स्टूडेंट एक बात याद रखना, अगर एग्जामिनर बाउंड कर देता है कि आपने ये जो आपके पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपने इसको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले से या कंप्लीटिंग स्क्वायर से या फैक्टराइजेशन मेथड से, फिर आपके पास चॉइस नहीं है कि आप अपनी मर्जी से करो। जो बाउंड करेगा, अगर फैक्टराइजेशन मेथड से कहता है तो फैक्टराइजेशन मेथड ही सॉल्व करोगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर से तो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले ही करोगे। लेकिन आपको सारे मेथड आने चाहिए। मोस्टली होता है ये है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला पूछता है, क्वाड्रेटिक फार्मूले वाला भी समटाइम पूछ लेता है। ठीक है, तो अब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी हम फर्स्ट मेथड पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड, इसको आपने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो अगर ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा तो डेफिनेटली नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद ब खुद समझ आते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन को उठा के एज इट इज कॉपी पेस्ट करो। स्टूडेंट इसमें छोटी सी टेक्निक है, इसको याद रख लेना, कभी भी आपको फैक्टराइजेशन करते वक्त कोई भी मसला नहीं होगा। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब है इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है। आपने क्या करना होता है, ये जो कांस्टेंट होता है और ये जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है इनको आपस में मल्टीप्लाई करना। 1 मल्टीप्लाई बाय -20 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, -20 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास विद साइन याद रखना। ठीक है, विद साइन आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ना भी साइन करो फिर भी दूसरा मेथड भी बता देता हूं, लेकिन आपने कोशिश करनी है साइन के साथ इसको लेके चलना है। अब दरमियान वाली टर्म को आपने ऐसे उसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। अगर आप उसको प्लस माइनस करो तो आपके पास ये -x आना चाहिए। उन दो टर्म के कोएफिशिएंट को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करो तो ये -20 आना चाहिए। ठीक है, अब इस -20 के हम फैक्टर ढूंढने हैं। पहली बात ये है कि अगर मैं 1 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो आपके पास आंसर क्या आता है, 20 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है, 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर क्या आता है, 20 आ जाता है। 3 का टेबल 20 के ऊपर जाता नहीं है। अब 4 का टेबल जाता है, 4 5 आपके पास क्या आता है, 20 आ जाता है। ठीक है, 6 का भी जाता नहीं है, 7 का भी नहीं जाता, 8 का भी नहीं जाता, 9 का भी नहीं, फिर 10 का रिपीट होते हैं, 10 2 20। ठीक है, फिर इस तरह 21 यानी कि ये। अब स्टूडेंट देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से फैक्टर बनते हैं। देखो, अगर मैं इन दो को आपस में क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ, यानी कि इसको मैं आपस में ऐड करता हूँ, 1 + 20 करता हूँ तो आपके पास क्या आता है, 21 आता है। अगर मैं माइनस करता हूँ तो 19 आता है। मुझे तो -x चाहिए, -90 तो चाहिए नहीं है, ये फेल हो गया। अगर इन दो को मैं आपस में ऐड करता हूँ यानी कि 2 + 10 करता हूँ, ये 12 आता है। अगर मैं माइनस करता हूं ये -12 आता है। मुझे तो यहाँ पे -x चाहिए, इससे भी मुझे कोई गरज नहीं है, ये भी फेल हो गया। स्टूडेंट इस पे देखते हैं, अगर इन दो को मैं आपस में क्या करता हूं, ऐड करता हूं। स्टूडेंट इनको मैं आपस में क्या करता हूं, ऐड करता हूं। 4 + 5 9 आता है, माइनस करके देखता हूं, -1 आ जाएगा। मुझे तो यहाँ पे -1 ही चाहिए, यानी कि -1 चाहिए ना। अब उन दोनों के साथ x लगा दूंगा तो -x आ जाएगा। अब स्टूडेंट एक बात का ध्यान रखना, अगर मैं यहां पे माइनस रखता हूं यहां पे प्लस रखता हूं, लेकिन आंसर तो प्लस आ जाएगा, बड़ी टर्म के साथ जो साइन होता है। मुझे तो आंसर -1 चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना। अगर आपको माइनस चाहिए तो बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव लगा लीजिएगा, अगर आपको प्लस चाहिए होगा तो बड़ी टर्म के साथ भी प्लस लगा लीजिएगा, अगर माइनस चाहिए होगा तो बड़ी टर्म के साथ माइनस लगा लीजिएगा। ठीक है,
अब स्टूडेंट अगर मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था ये तो प्लस आ जाएगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब इन दो को आपस में मैं मल्टीप्लाई करता हूं, 4 मल्टीप्लाई बाय -5 करता हूं, तो मेरे पास आंसर क्या आता है, -20 आता है। मैंने कहा था ना वो दो फैक्टर ढूंढिएगा जिनको आपस में प्लस माइनस करो -x आना चाहिए, और जिनको आपस में आप मल्टीप्लाई करो तो -20 आना चाहिए। दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई हैं, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। यह आ जाएगा x², यह आ जाएगा -5x और प्लस 4x, -20 अपनी जगह पे इज इक्वल टू 0। अब इन दो को अगर आपस में मैं क्या करूं, प्लस माइनस करता हूं तो -x आता है। इन x, ये दो x के कोफिशिएंट को आपस में मैं मल्टीप्लाई करता हूं, मेरे पास -20 आता है, ठीक है। अब इन दो टर्म को आप क्या कीजिएगा, कंबाइन कीजिएगा। इन दो में से क्या कॉमन आता है स्टूडेंट, देखो x² है ना, इसको मैं लिख सकता हूं 1 + 1, तो ये हो जाएगा आपके पास x.x, यानी कि ये हो जाएगा जैसे आपने पढ़ा था ना कि a की पावर अगर आपके पास n हो मल्टीप्लाई बाय a की पावर m हो, तो ये आपके पास a की पावर n + m आ जाती है। अगर पावर ऐड हो तो इनको मैं अलग अलग करके भी लिख सकता हूँ, अगर पावर आपके पास ठीक है सेम हो, उनकी बेस आप पावर बेसिक सेम पावर आपके पास डिफरेंट भी हो तो आपस में ऐड हो जाती है। तो ये कंसेप्ट मैं यहाँ पे यूज करूंगा। यहाँ पे x² है, इसका मतलब यहाँ पे 2x है, और जब एक x कॉमन लूंगा तो यहाँ पे आपके पास अंदर x बचेगा, और यहाँ पे x कॉमन आ गया तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, -5 बचेगा। स्टूडेंट अब यहां से जरा देखना, 4x है ना माइनस, अभी मैंने कहा था कि 4 मल्टीप्लाई बाय 5 आपके पास 20 होता है। दोनों में क्या कॉमन है स्टूडेंट, 4 कॉमन। अगर मैं 4 को कॉमन ले लूं तो अंदर आपके पास क्या बचता है, x - 5 बचता है। तो जब मैंने 4 को कॉमन लिया तो x माइनस क्या बचा, 5 बचा। स्टूडेंट आपको कब पता चलेगा कि आपका क्वेश्चन ठीक है, अगर आपने जब ये कॉमन लिया, ये दो टर्म सेम आ गई, ये x - 5 और ये दो टर्म आपस में सेम आ गई, इसका मतलब आपका क्वेश्चन ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, जरा देखो, अगर मैं इन दोनों में कॉमन लेता हूं x - 5 को अगर मैं कॉमन लूं, इन दोनों में कॉमन है ना, तो यहां पे क्या बचेगा, x बचेगा, यहां पे क्या बचेगा, +4 बचेगा। स्टूडेंट ये वो वाला कंसेप्ट है, मैंने कहा था ना कि अगर x + 4 हो इंटू x - 5 हो, तो स्टूडेंट आप पहले x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो x - 5 के साथ, फिर +4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो x - 5 के साथ, ये वही वाला कंसेप्ट है, इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि हमने उसको उस चीज को प्रोडक्ट की फॉर्म में लाके लिखना। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, देखो स्टूडेंट अगर ये 6 है, इसके क्या फैक्टर बनेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 है ना एक टर्म, इसके फैक्टर क्या बने, 2 मल्टीप्लाई 2 और 3 क्या प्रोडक्ट की फॉर्म है। ये एक एक्सप्रेशन थी, किस फॉर्म में ले आए, प्रोडक्ट की फॉर्म में ले। अगर दोनों मल्टीप्लाई हो इक्वल टू 0 तो हम क्या करते हैं, दोनों को इक्वेट कर देते हैं 0 के, यानी कि यहां पे आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट x - 5 इक्वल टू 0 और x + 4 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट यहां पे आपके पास ये -5 है, दूसरी तरफ जाके +5 हो जाएगा, ये आप x इज इक्वल टू +4 है, दूसरी तरफ जाके आपके पास क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो सोल्यूशन सेट की फॉर्म में आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास -4 और आपके पास क्या आ जाएगा, +5। ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। सोल्यूशन सेट से मुराद है कि मोर देन वन आंसर, ठीक है, एक से ज्यादा जो आंसर आए हम उनको सोल्यूशन सेट में लिखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है अगर उसकी पावर मैक्सिमम 2 होती है वेरिएबल की पावर, तो आपके पास कितने आंसर आते हैं, 2 आते हैं। अगर x की पावर 1 हो तो एक आंसर आता है, 2 हो तो 2 आंसर आते हैं, 3 हो, अगर x की पावर 3 हो तो 3 आंसर आते हैं, इसी तरह x की पावर 4 हो तो आपके पास 4 आंसर आते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने।